हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एस्पिरेंट हैं जेई 2021 के लिए, उनके लिए बच्चों ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। इसमें मैं और रौनक सर बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी तुम्हारी क्या रहनी चाहिए जिससे कि तुम जो वो 80 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 जो वो स्कोर कर सको। तो बच्चों इस छोटे से वीडियो को एंड तक देखना, काफी हेल्प तुम्हें यहां से मिलने वाली है। ओके, तो चलिए देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए, वो है रेलेवेंट मटेरियल। बच्चों क्या होता है कि इसमें मतलब जब भी बच्चे जो वो जेई की तैयारी करते हैं तो दुनिया भर का मटेरियल उनके सामने होता है, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी कोचिंग्स का मटेरियल होता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है तुम्हारे लिए है कि उसमें से तुम रेलेवेंट मटेरियल को पहचानो। क्योंकि बच्चों अब इतना टाइम नहीं है कि तुम बहुत सारा मटेरियल जो सोल्व करने बैठो। इसके लिए क्या है कि तुम एकदम बिल्कुल तुम्हें ऐसा पता होना चाहिए कि यार ये एकदम पूरा रेलेवेंट मटेरियल है। अगर इसको मैं अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर अच्छे से सोल्व करूं तो इसके बेसिस पे मैं जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर या फिर जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो उसके लिए बच्चों तुम्हें रेलेवेंट मटेरियल की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी मटेरियल को अगर आप सोल्व करना स्टार्ट करते हैं या किसी भी बुक को भी अगर आप सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज उस बुक के बारे में तुम्हें पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। किस बुक में किस किस टाइप के क्वेश्चन से रेलेवेंट ज्यादा है कि नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें जो कि जेई में पूछा ही नहीं जाता है। क्योंकि यार उनसे क्या होता है कि तुम बेफालतू में डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो जो तुम्हें आता है वो भी तुम फिर धीरे धीरे वो चीजें जो भूलने लगते हो। तुम सोचते हो कि यार मेरे से तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट ही नहीं हो। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो भी मटेरियल तुम सोल्व करो, यार वो किसी भी कोचिंग का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोचिंग्स का तुम मटेरियल सोल्व कर रहे हो तो वो इरेलेवेंट है, नहीं। बट जहां का भी तुम मटेरियल सोल्व करो वो परफेक्टली रेलेवेंट होना चाहिए और तुम्हें मल्टीपल जगहों पे नहीं भागना है कि आज एक दिन यहां का मटेरियल सोल्व कर रहे हो, दूसरे दिन यहां का मटेरियल सोल्व कर रहे हो। नहीं बच्चों, जिस भी जगह का तुम मटेरियल सोल्व करो उसको कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके उसके एंड तक तुम्हें जाना होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे के कुछ एक पॉइंट्स जो तुम्हें रौनक सर बताएंगे, उसके बाद बच्चों हम फिर से आगे की बातें करेंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, है ना, देखें आप, टाइम मैनेजमेंट। अब ये बहुत ही मतलब बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर टाइम मैनेजमेंट हम कभी भी उठ के कभी भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। अब आप क्या करें, एक डेली रूटीन फिक्स करें कि हम इतनी बजे उठेंगे, उसके बाद हम 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जो लेक्चर्स आएंगे वो करेंगे, और फिर होमवर्क के लिए फिर से टाइम निकालेंगे। अब बच्चों इसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको आपके डेली एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस करना है। जैसे आपको कुछ एक आध शौक है, जैसे योगा, है ना, या फिर कोई एक गेम पर्टिकुलर जो आपको ज्यादा थकाए नहीं, एक आध घंटा आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। इससे क्या होगा बच्चों, आप थोड़ा मेंटली भी, है ना, बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं बच्चों, अब टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। बच्चे जनरली करते क्या है, वो कोशिश करते हैं हम 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, आज जोश आ गया, है ना, आज मम्मी पापा ने डांट दिया तो 12 घंटे पढ़ लिया, आज ही मैं IIT निकालूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, आप एक डेली स्पीड से चलें, ठीक है। रोज का 6-7 घंटे आपका 8 घंटे के हिसाब से निकालने की, मैं 6 से 8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा और 3-4 घंटे या 5 घंटे जो भी लेक्चर्स है वो मैं करूंगा। क्योंकि अब 4 महीने में आपको अगर जेई देना है तो ये तो आपको पता है आपको ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, ठीक है। पर अपन को एक स्ट्रेटेजी है वो अपन को फॉलो करनी पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा मैं इसमें ये बताना चाहूंगा बच्चों, जब आप पेपर देंगे, है ना, मेंस का पेपर देंगे तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब आप कोशिश करें 3-3 घंटे के स्लॉट लेने की, क्योंकि वहां मेंस के पेपर में ऐसा तो नहीं है अपन उठ के ले भाई, है ना, भाई राधा से बात करने चले गए हैं, कमला से बात करने चले गए, या अपने एक्स दोस्त वाई दोस्त से बात करने चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कोशिश करें 3-3 घंटे के स्लॉट करने की, ठीक है। ये पहली बात तो मैं टाइम मैनेजमेंट में आपको बताना चाहूंगा। दूसरा, आपकी जो नोट्स आपको दिए, है ना, उस पर आप बहुत फोकस रहे, ठीक है, कि वो बिल्कुल अच्छे से अपन को आने चाहिए। अब आगे बात करते हैं बच्चों, वर्क ऑन इंप्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब बच्चों ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मेंस का लेवल जिस हिसाब से गिर रहा है ना, है ना, अपनी जीडीपी से ज्यादा गिर रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि जीडीपी से ज्यादा मेंस का लेवल गिर रहा है। पर वो एक चीज इसमें कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस अपना लेवल तो गिरा रहा है पर लेंदी कर रहा है ना। मैथ्स का आप पेपर देखेंगे तो बहुत लेंदी आते जा रहे हैं। अब अपन को उसमें क्या करना है, अपन को क्या करना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर मेंस में आपको कोई 25 सवाल दे रहा है तो अगर आपको सारे सवाल आते हैं
तो ये 25 के 25 अपने सही हो जाने चाहिए। आप देख सकते हैं अब 100% स्कोर करना बहुत आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चों की अगर जिनकी स्पीड अच्छी है ना, मीन्स में आपका मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, पर स्पीड मैटर कर जाती है और एक्यूरेसी। क्यों? बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, है ना, 1+1 आजकल 11 भी चला देते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन को नहीं करनी है। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी उस पर भी बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, एकदम से स्पीड बढ़ती नहीं है, आपकी प्रैक्टिस जितनी आप मैक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, ठीक है, कोशिश करें मल्टीप्लाई, है ना। अब जैसे बच्चे पूछते हैं सर हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था a+b × a² - b², उसका क्या यूज? यहाँ पे लो ना वो यूज, है ना, अपनी स्पीड बढ़ाने में उसको यूज में लें। a+b², अब जैसे 101 × 101 करना है तो बच्चे क्या करते हैं, ले 101 लिखा और मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं करना है। आपके जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है क्या, ये इससे स्पीड बढ़ेगी, है ना। कैलकुलेटर थोड़ा साइड में रख लें। अब आगे बात करते हैं बच्चों डिसिप्लिन, ये सबसे मुश्किल चीज है डिसिप्लिन। अब अपन क्या करते हैं, आज जोश जागा, है ना, अपन ने अपना रूटीन बना लिया, ठीक है भाई, लेक्चर्स देख लिया अपन ने और रूटीन बना के क्या किया, अपना टाइम निकाल लिया। अब टाइम जब निकाल लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन मन में आ जाता है यार ठीक है ना, 1 आध दिन तो चल जाता है, ये काम नहीं करना। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, ठीक है। इसका मतलब अगर अपना ये स्लॉट पढ़ने का है तो फिर उसमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ये 3 घंटे का स्लॉट में इधर रख देता हूँ, है ना, अभी मेरी मूवी चल रही है ना, वो मूवी देखी मैंने, या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज चल गई, है ना, वो चालू कर दे, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों 4 महीने या 3 महीने में जेई देना है तो फिर डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट, प्रिपेयर स्टडी नोट्स। अब ये यहाँ पे ये बहुत मुश्किल काम है, स्टडी नोट्स बनाना। क्यों यार? होता क्या है, अपन पढ़ बहुत सारी चीजें लेते हैं, है ना, देख लिया, वीडियो देख लिया, है ना, ये वाला वीडियो भी देख लिया, कैलकुलस भी कर ली, ये भी कर ली, अब नोट्स नहीं बनाए। अब होता क्या है, एग्जाम से 1 या 15 दिन पहले अपन चालू करते हैं रिवाइज करना कि यार अपन क्या क्या रिवाइज करें। तो अगर नोट्स ही नहीं है ना बच्चों आपके पास, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी कि अपन चालू कहां से करें और एंड कहां पे करें, और इतने कम टाइम में रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी नोट्स भी बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि भाई जैसे अपन ने आज निकाला ट्रिग्नोमेट्री, इसके बना दिए 20 पेज के शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नहीं होते, है ना। तो उसमें क्या करना है, अपन को फॉर्मूला सारे लिखने, ठीक है, फॉर्मूलास आपके होने चाहिए। कोई स्पेशल केस हो, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, ऐसे जो स्पेशल केसेस होते हैं ना बच्चों, वो चीज अपन को क्या करना है, उसके अंदर मेंशन करनी है। ऐसा नहीं हर कुछ लिख दो, है ना, जो भी पढ़ाया सर ने वो सब लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजों पे तो आप, ठीक है, फोकस करेंगे, ठीक है। आगे का देखिए, हम अमित सर से बात करें। चलिए बच्चों, फिर देखो आगे की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। देखो सबसे ज्यादा रेलेवेंट की, अगर जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मटेरियल रेलेवेंट होना चाहिए, तो बच्चों इससे ज्यादा रेलेवेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। ऑब्वियस सी बात है कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई में, उनसे ज्यादा रेलेवेंट क्या ही होगा। तो जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करके उसको एंड करते हो, चैप्टर के एंड होने के बाद में, चाहे तुम जहां पे भी पढ़ रहे हो, लेकिन चैप्टर के एंड होने के बाद में उस चैप्टर के जेईई मेन के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों, उन सारे क्वेश्चंस को तुम अच्छे से सोल्व करो। वहीं से तुम्हें आइडिया लग पाएगा कि यार जो तुमने पढ़ा है, जो चैप्टर तुमने पूरा कवर किया है, उसमें जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत तुम्हारे लिए हो जाएगी, ठीक है ना। एटलीस्ट जो तुमने पढ़ा है उससे, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो तुमसे सारे के सारे बहुत अच्छे से बच्चों बनने चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको तुम एज ए टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना, एज ए टेस्ट भी तुम उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दे सकते हो। साथ ही साथ में बच्चों कुछ एक तुम्हें मॉक टेस्ट जो वो भी लगातार 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में लगातार मॉक टेस्ट जो वो देते रहो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा रिवीजन जो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर तुम ऐसा चाहोगे कि 30 चैप्टर तुमने पढ़े, उसके बाद में एक साथ 30 चैप्टर्स का रिवीजन करोगे, तो वो बच्चों काफी डिफिकल्ट चीज है। तो रिवीजन तुम्हें क्या करना है, 4-4 चैप्टर्स के स्लॉट के बाद में उनको हर टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलना, और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों मॉक टेस्ट, ठीक है। अगला पॉइंट है वर्क ऑन वीक टॉपिक्स एंड कवर ईच टॉपिक एटलीस्ट 1। यार हम इस सेशन में बात कर रहे हैं 80+ मार्क्स की, तो तुम अच्छे से समझ सकते हो 80+ मार्क्स का मतलब है कि तुम कोई भी चैप्टर जो वो छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और यार अभी सेशन की स्टार्टिंग हुई है, अभी से हम ये बात कर ही नहीं सकते कि आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे तो काम हो जाएगा। यार 80+ मार्क्स लाने, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है
कि सारे के सारे चैप्टर जो तुम्हारे बिल्कुल एक लेवल पे होने चाहिए, मतलब सारे चैप्टर बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि यार हो सकता है कि पता नहीं कौन से चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। तो 80 प्लस मार्क्स का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन की मतलब उन्हीं को तुम गलत कर सकते हो, इससे ज्यादा गलत का अपने पास में स्कोप ही नहीं है। तो उनको समझ सकते हो कि तुम जब 3 या 4 क्वेश्चंस पे बात आ गई तो सारे के सारे चैप्टर जो तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अब तुमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हैं चैप्टर्स, 12th क्लास में तुमने काफी पढ़े, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन से चैप्टर्स में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे आई थी, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सोल्व करने में तुम्हें अभी भी डिफिकल्टी होती है, तो उनको थोड़ा सा कंपेरेटिवली तुम ज्यादा टाइम अभी के लिए दे सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, फोकस ऑन जनवरी अटेम्प्ट। बच्चों देखो अभी जनवरी अटेम्प्ट में थोड़ा कम टाइम है, बट अभी भी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि जो तुम्हारा मेन फोकस है, अगर जनवरी में एग्जाम होता है, हम अभी के लिए यही मान के चलेंगे कि जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। अगर होता है या नहीं होता वो आगे की बात है, बट अपने को प्रिपरेशन जो वो जनवरी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि बच्चों देखो इसकी दो चीजें हैं, एक तो जनवरी अटेम्प्ट में अगर तुम बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास में जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। दूसरी चीज, एक चीज बच्चों क्या होता है कि जैसे 12th में काफी बच्चे होते हैं तो जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब उस टाइम पे बोर्ड्स के एग्जाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनका टारगेट होता है कि हम जेईई अप्रैल वाला जो एग्जाम होगा उसको अच्छे से टारगेट करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल और कंपटीशन जो दोनों बढ़ जाते हैं, मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं बढ़ता है बट कंपटीशन जो वो काफी बढ़ जाता है। तुम देखोगे जैसा कि काफी बच्चों के साथ हुआ भी होगा ये वाली चीज कि जनवरी में जितने मार्क्स पे उनकी जो परसेंटाइल आई थी उसी मार्क्स पे बच्चों अप्रैल वाले अटेम्प्ट में वो परसेंटाइल जो काफी नीचे गिर गई थी। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों कि जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में जो गैप होता है उसमें बच्चे काफी सीरियसली फिर स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो कंपटीशन हो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम अपना फोकस जो जनवरी अटेम्प्ट के लिए रखो, ताकि जनवरी अटेम्प्ट में तुम इतनी अच्छे परसेंटाइल लेके आओ कि फिर तुम्हें अप्रैल के लिए सोचना नहीं पड़े। अब मेन चीज आती है कि बोलोगे यार सर मतलब जनवरी अटेम्प्ट के लिए तो बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, इतने थोड़े से टाइम में अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया, कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो अब उसके लिए इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं? तो यार एटीपी का एकलव्य 2.0 और वॉरियर 2.0 बैच जो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने भी इसमें एनरोल किया उनको ऑलरेडी काफी मजा आ रहा है, और ये ऐसा कस्टमाइज्ड कोर्स है बच्चों जो जनवरी अटेम्प्ट से पहले तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस जो बहुत ही अच्छे वे में जो वो कंप्लीट कराएगा। तो इस बैच को तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली सिलेबस जो तुम्हारा जो करवाया जाएगा। अगला बच्चों नेक्स्ट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन सोशल मीडिया। यार सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा टाइम तुम लोग जो वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे थोड़े दिनों के लिए ब्रेकअप कर लो, ठीक है ना, मतलब इनसे ब्रेकअप ही फायदा है। बेवफाई नहीं करनी है, सिंपली ब्रेकअप करना है, मतलब बाद में जब मौका मिले तो वापस उसकी जिंदगी में लौट के जा सको। किसकी जिंदगी में? फेसबुक और इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को तुम बाद में भी यूज कर सकते हो, ये कहीं नहीं भागे जा रही है, तुम्हारे पास ही आएंगी आखिरकार में। तो इन पे टाइम कम से कम मतलब वेस्ट करें ना यार। अगर तुम्हें बीच में तुम ज्यादा देर पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसके लिए तुम फिजिकल गेम खेलो यार, मतलब मोबाइल वाले गेम जो उनको थोड़ा सा छोड़ो, फिजिकल गेम करोगे तो तुम्हारा माइंड जो वो और ज्यादा ओपन होगा, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों लास्ट में अपने कोर्सेज, यार इनका प्रमोशन तो बनता है, इतने अच्छे कोर्सेज हैं तो इनकी अवेयरनेस अक्रॉस द नेशन होनी चाहिए, मतलब ये बहुत प्यारे कोर्स है यार, ठीक है। तो तुम्हें भी लेना हो या तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हो, भाई बंधु हो, तो एक बार सबको यार इन कोर्सेज की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। एकलव्य 2.0 बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन को टारगेट करेगा, जेईई मेन 2021 को। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को तो जेईई मेन के साथ साथ एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी है, तो वो वॉरियर 2.0 बैच जो वो ज्वाइन कर सकता है, ये भी काफी अमेजिंग है। तो इसमें वही अपना रहेगा कि इसमें पूरा का पूरा जेईई एडवांस तक का सारा सिलेबस जो तुम्हें कंप्लीट कराया जाएगा। पहले जेईई मेन कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ में जेईई एडवांस के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आते रहेंगे, और उसके बाद में जेईई मेन कंप्लीट होने के बाद में बच्चों कंप्लीटली इसमें जेईई एडवांस जो उस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों काफी चीजें हमने तुम लोगों को बता दी है, और डेफिनेटली अगर तुम इन चीजों को फॉलो करते हो तो काफी अच्छे मार्क्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 80 प्लस मार्क्स, वो तुम्हारे ऑब्वियसली आएंगे। और लास्ट में एक चीज और, जैसे लास्ट वीडियो में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि रौनक सर की हाइट काफी ज्यादा है, तो काफी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड थे कि कितनी हाइट है, तो ये रौनक सर के मुंह से एक बार सुन लो। हाँ यार बच्चों, हाइट तो क्या 6.1 ऐसा कुछ है ना, अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, भाई दिमाग तेज होना चाहिए, हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि एक और वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है।
वो वीडियो किसका होगा, चैप्टर वाइज एनालिसिस का, ठीक है, कि अपन को किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है और कैसे कैसे करना है उसको, ताकि क्या हो बच्चों अपन उस पर ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकें, ठीक है क्या। बाकी ये उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अमित सर ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है आपको, नहीं क्या, और तो जल्दी से है ना आप एनरोल करिए, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी नीडी बच्चे हैं जिनको भी बैचेस वगैरह ज्वाइन करने हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ओके बच्चों, तो जैसा कि रौनक सर ने बताया कि जल्दी हम एक दूसरे और वीडियो में मिलेंगे जिसमें चैप्टर वाइज हम एनालिसिस तुम्हें बताएंगे कि कौन से चैप्टर जो है उनकी वेटेज ज्यादा रहती है, कौन से इजी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।